नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली ही चैनल पर ऐसे प्रश्न कराए जाते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण कौन सा है? राजा ने भिखारी को दान दिया, या बच्चा पतंग उड़ाता है, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, या ऑप्शन 4 खान से हीरे निकलते हैं। तो देखिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा कि करण कारक का उदाहरण आपसे पूछा गया है और करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से। तो बस यही देख लीजिए कि किस वाक्य में से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन पहला गलत है, ऑप्शन दूसरा भी गलत है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इनमें से ही कोई राइट आंसर होगा। तो देखिए कौन सा आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पर से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में किया जाए वहां पर करण कारक होता है। तो देखिए, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, तो यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में किया गया है कि मेज तो बनाता है पर किससे? लकड़ी से। तो लकड़ी की सहायता से तो मेज बनेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पर ऑप्शन 4 खान से हीरे निकलते हैं, तो यहाँ पर होगा कौन सा कारक? अपादान कारक, क्योंकि खान से हीरे निकलते हैं। खान से हीरे का निकलना यानी अलग होना, जहां पर भी अलगाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं जो उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये दो वर्ण ऐसे हैं जो उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। परीक्षा के लिए नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आएगा। उत्क्षिप्त वर्ण कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, इन्हीं दो वर्णों को उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बढ़ा चढ़ाकर कहना, या अत्यधिक विस्तृत होना, या सी दृढ़ संकल्प लेना, या ऑप्शन डी तुच्छ होना। तो देखिए, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ होता है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अत्यधिक विस्तृत होना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 3, 4, 2 या 5। तो देखिए, मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2, 4। याद रखिएगा, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। और कौन कौन से वर्ण मूल स्वर कहलाते हैं? देखिए, ये 4 वर्ण हैं जो मूल स्वर कहलाते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मूल स्वरों की संख्या के साथ साथ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से वर्ण मूल स्वर होते हैं। अब देखिए, इन 4 वर्णों को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वरों का दूसरा नाम होता है ह्रस्व स्वर। याद रखिएगा, यही 4 वर्ण हैं जो मूल स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तो गलत है, इनमें तो कोई डाउट है नहीं। अब या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा? व्यावसायिक नहीं होता है, व्यावसायिक वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यावसायिक होता है। याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी में व्यावसायिक लिखा जाता है, ना कि व्यावसायिक। ठीक है, क्योंकि व्यावसायिक नहीं होता, व्यावसायिक याद रखिएगा, आगे आएगा व्यावसायिक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, क्योंकि परीक्षा में जब आता है तो कंफ्यूजन होती है कि व्यावसायिक होगा या व्यावसायिक। तो याद रखना है आपको कि व्यावसायिक शुद्ध वर्तनी का शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में बुराइयों शब्द में संज्ञा है समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में बुराइयां शब्द कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी, ऑप्शन दूसरा ही यहाँ पर सही होगा। कौन सी संज्ञा होगी? अच्छाई,
बुराई, मित्रता, जवानी, बुढ़ापा, ये किस प्रकार की संज्ञा है? यही पूछी जाती है ज्यादातर परीक्षाओं में कि अच्छाई बुराई में कौन सी संज्ञा है, तो ये किस प्रकार की संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो ऑप्शन दूसरा क्लियर सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक शब्द का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन दिए गए हैं, तो नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहले तो ये परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। जैसे कुछ संधि विच्छेद हैं जो मैं आपको बता दूं, देखिए जो पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है नायक, ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा आपसे पूछा जाता है, ये सब एक ही है, गायक, और जो परीक्षाओं वाले हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नायक पूछा जाता है, गायक होता है, और एक पूछा जाता है सबसे ज्यादा पावक। ठीक है, ये कुछ संधि विच्छेद हैं जो परीक्षाओं में ट्रेंड करते हैं, यही पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो देखिए नायक, गायक और पावक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नायक का जो विच्छेद होगा यानी संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, ने धन अक। याद रखिएगा, अगर आपसे यहाँ पर संधि पूछी जाए कि इन तीनों में संधि भी बताइए तो कौन सी होगी? अयादि संधि। ये भी नोट कर लीजिएगा, इन तीनों में संधि कौन सी होगी? अयादि संधि। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपस्थित में उपसर्ग है, तो देखिए अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग होगा? तो जब भी उपसर्ग का कोई भी प्रश्न आए आपको पहले क्या करना है? संधि विच्छेद, जिससे कभी भी प्रश्न गलत नहीं होता। तो एक शब्द होता है उपस्थित और अनधन उपस्थित होता है अनुपस्थित। ये तो आपको क्लियर होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, अनधन उपस्थित। अब आपसे देखिए क्लियर पूछा गया था उपसर्ग क्या है, तो ऐसे प्रश्न कभी गलत नहीं होते। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुपस्थित में उपसर्ग होगा अन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन युग्म का चयन कीजिए। शशि गा रही है और नाच रही है, यह संयुक्त वाक्य है, या कठोर बनकर भी सहृदय बनो, यह सरल वाक्य है, या जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, यह मिश्र वाक्य है, या उपयुक्त सभी सही हैं। तो देखिए कौन सा कथन युग्म सही है? तो पहला है कि शशि गा रही है और नाच रही है। तो देखिए जब भी कोई सेंटेंस और से जुड़ता है तो वह संयुक्त वाक्य होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, जहां पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वहां पर सरल वाक्य होता है, तो ऑप्शन दूसरा भी सही है। जिसने टोपी पहन रखी थी, कॉमा, वह बाबू कहाँ गया, तो देखिए जहां पर भी कॉमा लगता है वाक्य के बीच में, और अगर आपको पता है कॉमा लगे या की शब्द आए बीच में, अगर की शब्द आए तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है, तो यानी ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है कि उपयुक्त सभी वाक्य सही है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। और आपको पता है कि वाक्य 3 ही प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुर का अर्थ है, ऑप्शन ए नवोविद, बी अंक बार, सी अव्यय, या ऑप्शन डी अंगार धानिका। तो देखिए अंकुर का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, नवोविद कहा जाता है, अंकुर का सही अर्थ होता है नवोविद। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यंक शब्द का तद्भव शब्द है, पलंग, पालकी, पर्यटक, या उपयुक्त सभी। तो देखिए पर्यंक शब्द का तद्भव शब्द पूछा गया है, तो पर्यंक क्या है? पर्यंक तो एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, पलंग। और ये पूछा जाता है कि पर्यंक का तद्भव क्या होता है, तो पर्यंक का तद्भव होता है पलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवी का विशेष्य है, ऑप्शन ए अनु, बी अनुभव, सी अनुभव, या ऑप्शन 4 अनूप। तो देखिए अनुभवी शब्द का विशेष्य क्या होगा? अनुभवी तो एक विशेषण है, जैसे कि राम बहुत अनुभवी है, तो यहाँ पर अनुभवी शब्द क्या है? यहाँ पर अनुभवी शब्द है विशेषण। और राम क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की, तो राम यहाँ पर होगा विशेष्य। ऐसे ही अनुभव बहुत अनुभवी है, तो अनुभवी शब्द होगा विशेषण, और अनुभव क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा ही सही होगा कि अनुभवी का विशेष्य होगा अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ भिन्न ही भिन्न, उक्त पंक्तियों में अलंकार है, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, या रूपक। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा कि वह शब्द पुनि पुनि परे, पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, यानी जो शब्द बार बार आए
पर प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो यह परिभाषा है, और ये परिभाषा किस अलंकार की है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर यानी थर्ड सही हो जाएगा, यमक अलंकार। क्योंकि जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ओष्ठ कंठ या दंत्योष्ठ या कंठ तालु। तो देखिए वर्ण व का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो यहाँ पर पहले आप इस वर्ण को बोलकर देखिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका खुद सही हो जाएगा कि वह वर्ण का उच्चारण स्थान होगा, क्योंकि यह ओठ और दंत दोनों के मेल से बोला जाता है, तो ये दंतोष्ठ वर्ण कहलाता है। याद रखिएगा, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए सरल प्रश्न है कि ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ, ये तो गलत है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो देखिए या तो पहला सही होगा या दूसरा। तो यहाँ पर देखिए जो भी सेकंड को सोच रहे हैं कि तरु छाया राइट आंसर होगा, तो वह गलत है। ऑप्शन पहला सही होगा। बोलने में तो च साइलेंट रहता है, पर लिखने में च आता है। तो ऑप्शन ए ध्यान से देख लीजिए कि तरु छाया में च आएगा, तो ऑप्शन पहला सही होगा, ना कि दूसरा। दूसरा भी गलत है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है समुद्र, शांति, ताप या काज। तो देखिए तद्भव शब्द कौन सा शब्द होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर 4 ही सही होगा, काज। काज कैसा शब्द है? काज तद्भव शब्द है। समुद्र, शांति और ताप ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोगति में उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है कि जो शब्द के पहले लगता है, यानी जो शब्द के पहले जुड़ता है वह उपसर्ग होता है। तो देखिए अधोगति में उपसर्ग हो जाएगा अधः, तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको 3 प्रश्न तैयार करने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो संधि याद रखिएगा विसर्ग संधि होगी। दूसरा, अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो उपसर्ग होगा अधः। तीसरा यहाँ पर प्रश्न बनता है कि आपसे पूछा जाएगा कि इसकी संधि विच्छेद क्या होगा, तो वो आप याद रखिएगा अधः धन गति। ठीक है, याद कर लीजिए, अधोगति का संधि विच्छेद होगा अधः धन गति। तो ये 3 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? तो यहाँ पर परिमाण है, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? कुछ बच्चे आ रहे हैं, या सभी लोग हंस रहे हैं, या 2 किलो अनाज दे दीजिए, या मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में होगा? तो देखिए परिमाणवाचक यानी क्वांटिटी, जहां पर भी क्वांटिटी यानी मात्रा को दर्शाए तो वहां पर क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड ही राइट आंसर होगा कि मुझे 2 किलो अनाज दे दीजिए। तो यहाँ पर भी मात्रा का दर्शाई जाए, क्वांटिटी हो, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो देखिए तारीख कैसा शब्द है? तारीख किस भाषा का शब्द है? तो तारीख याद रखिएगा, तारीख है अरबी भाषा का शब्द। तारीख किस भाषा का शब्द है? तारीख है अरबी भाषा का शब्द। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर अरबी भाषा का है तो ऑप्शन में क्यों नहीं है? तो देखिए अरबी भाषा का अगर शब्द है तो ये हो जाएगा विदेशी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि अरबी यानी विदेश से आया हुआ शब्द है तो विदेशी कहलाएगा। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपानह शब्द का क्या अर्थ है? जनेऊ, पगड़ी, जूता या गमछा। तो राइट आंसर क्या होगा? उपानह शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उपानह का अर्थ होता है ऑप्शन थर्ड जूता। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। उपानह का अर्थ होता है जूता, ना कि पगड़ी। ऑप्शन सेकंड गलत है, याद रखिएगा, सेकंड गलत है। गमछा भी गलत है, जनेऊ गलत है, सही उत्तर जूता है। उपानह का अर्थ होता है जूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो देखिए यह है वीडियो का लास्ट प्रश्न, और एक प्रश्न हर वीडियो में आपके लिए दिया जाता है टेस्ट के तौर पे। तो ये टेस्ट का प्रश्न है जो आपको करना है, एक टेस्ट प्रश्न है जो आप सभी को करना है। तो आप बताइएगा कि लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि होगी।
जो भी राइट आंसर हो कमेंट करके बताइएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। क्योंकि डेली ही ऐसी क्लासेस कराई जा रही हैं जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न लिए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।